Hey guys! Welcome to India's largest and the most impactful live tutoring platform that is Physics वाला। तो मेरे सारे आईसीएसई के प्यारे प्यारे भाई और बहनों, मैं कामना करता हूं कि आप लोग बहुत ही ज्यादा स्वस्थ, मस्त और बेहतरीन से होंगे। तो दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर वन शॉट के अंदर हम लोग खत्म करने जा रहे हैं एक बेहतरीन से चैप्टर को जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो हम यहां पर इसके सारे कंसेप्ट्स को और पीवाईक्यूज को लगाने वाले हैं, लेकिन थोड़े से स्पीड में जल्दी से पढ़ेंगे, जल्दी से चीजों को रिवाइज करेंगे, फटाफट से चैप्टर को खत्म कर देंगे। क्या बात है भैया? तो यहां पर जो सबसे पहली चीज मैं आपको यहां पे पढ़ाने वाला हूं, दैट इज द इंट्रोडक्शन टू द केमिकल बॉन्ड। यानी केमिकल बॉन्ड बनता कैसे है, क्यों है, इस चीज को जानेंगे। फिर टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, फिर डिफरेंस बिटवीन आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड, एंड सबसे आखिरी में आईसीएसई के पीवाईक्यूज। क्या बात है भैया, क्या बात है। तो इंट्रोडक्शन टू केमिकल बॉन्ड चालू करें विद वॉरियर सुनील भैया एंड वॉरियर आईसीएसई स्टूडेंट्स। चालू करें जी सुनील भैया, चालू कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर क्या है, आपके सामने यहां पर नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस लिखी हुई हैं। कौन कौन सी होती है नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस? हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, यानी कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। ये नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस यहां पर हमारे पास है। तो लोगों ने इनके बारे में बहुत स्टडी किया। तो पहले इनिशियली हमें समझ में आया कि बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती है 1900s पे। फिर 1960s के आसपास में समझ में आया कि इनके थोड़े बहुत कंपाउंड्स बन रहे हैं, यानी कि लिटिल रिएक्टिविटी तो इनके अंदर है, पर स्टिल ये रिएक्ट नहीं करना चाहती। तो लोगों ने बोला रिएक्ट नहीं करना चाहती, इसका मतलब ये स्टेबल है। रिएक्ट नहीं करना चाहती इसका मतलब ये स्टेबल है। स्टेबल क्यों है? तो इस चीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं कॉसिल और लुइस। तो कॉसिल और लुइस साहब क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो बेसिकली बड़ा यूनिक है। इन नोबल गैसेस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बड़ा यूनिक है। अगर आप पहली नोबल गैस की बात करते हैं हीलियम की, तो उसका आउटर मोस्ट शेल जो है के, वो पूरी तरीके से भरा हुआ है ना। आउटर मोस्ट शेल अगर के है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। उसके अलावा अगर कोई भी आउटर मोस्ट शेल है, फॉर एग्जांपल एल है, एम है, एन है, ओ है, पी है, कोई भी है, तो आप देखिए सब में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर अदर देन के है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो कॉसिल और लुइस साहब कहते हैं कि हमें यह लगता है कि यही कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। यही कॉन्फ़िगरेशन क्या है? यही कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही है, यानी कि यह स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर एलिमेंट्स के पास यह कॉन्फ़िगरेशन होगी तो उसके बाद वो रिएक्ट नहीं करेंगे। इसी कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए बाकी सारे एलिमेंट्स या तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, या तो लेते हैं, या तो बांट लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ले रहे हैं या बांट रहे हैं, तो रिएक्शन हो जाती है। तो ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये कह रहे हैं कि भैया हमारे पास अगर आउटर मोस्ट शेल के है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और अगर अदर देन के, एल, एम, एन, ओ, पी, तो आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो कॉसिल और लुइस बताते हैं कि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और पूरे एलिमेंट समाज के अंदर ये है कि हमें इनके जैसा बनना है, चाहे इलेक्ट्रॉन देकर बने, चाहे इलेक्ट्रॉन लेकर बने, चाहे इलेक्ट्रॉन बांट कर बने। तो ये इलेक्ट्रॉन लेना, देना, बांटना, इसी तरीके के प्रोसीजर को इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन देकर, लेकर या बांटकर हर कोई ऐसा बनना चाहता है, इस प्रोसेस को पढ़ेंगे। क्या बात है? तो एवरी एलिमेंट लूज, गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि हर कोई नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए इस चीज को करता है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल सोडियम की नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी होगी? नियॉन। तो नियॉन जैसा बनने के लिए वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। क्लोरीन की नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी होगी? आर्गन। तो इलेक्ट्रॉन गेन करके आर्गन जैसा बन जाएगा। समझ में आ गया जी? समझ में आ गया। तो ये हमारे पास होते हैं 2 पॉइंटर। तीसरा, यही आपका कॉज है केमिकल कॉम्बिनेशन का। दिस इज द कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, बिकॉज सबको इनके जैसी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इस वजह से कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो कोई इलेक्ट्रॉन ले लेता है, कोई बांट लेता है। तो यही रीजन है इलेक्ट्रॉन को देने, लेने या फिर बांटने का। ठीक है, क्या बात है। और ये रीडिस्ट्रीब्यूशन जब इलेक्ट्रॉन का हो रहा होता है, जैसे सोडियम बोल रहा है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दूं, दे दिया। क्लोरीन बोल रहा है मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो, उसने ले लिया। अब ये बन जाएगा क्या? कैटायन। ये क्या बनेगा? एनायन।
पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गई, यानी कि इसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल बॉन्ड। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, सबको ऐसा बनना है, ऐसे बनने के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, तो मेरे दोस्तों इस इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है और इसी को ही केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ड्यूरिंग दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप्स बिटवीन आयंस, यानी कि आयंस के बीच में या विद इन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के अंदर, विद इन मॉलिक्यूल्स, विच इज कॉल्ड एज केमिकल बॉन्ड। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन लेने देने के प्रोसीजर में आयंस के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाए या मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाए, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। क्या बात है, ओपी ओपी ओपी, सुनील भैया ओपी, मजा आ गया, आए भैया लगा देना मेरे राजा, क्या बात है। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, है ना। तो मेजरली 3 प्रकार के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला, जल्दी बताओ क्या नाम है, आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड। तीसरा कोऑर्डिनेट या फिर डेटिव बॉन्ड। तो सबसे पहले तो नाम याद होने चाहिए, आयोनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट या फिर डेटिव बॉन्ड। ठीक है जी। अब इसमें हम 2 पॉइंटर्स के बारे में सबसे पहले बेसिक स्टडी करते हैं और धीरे धीरे जब हम इनके बारे में ज्यादा समझेंगे तो हमें क्लियर पिक्चर आएगी। सबसे पहले आयोनिक बॉन्ड को आप समझिए। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में। जनरली मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। जनरली लिख देता हूं कि जनरली इसमें एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा, एक से ज्यादा नॉन मेटल और मेटल भी हो सकते हैं, बट हमेशा इन्वॉल्व स्पीशीज कौन है, मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल। ठीक। अब मेटल कैसे स्टेबल बनता है बताइए, इलेक्ट्रॉन देकर, और नॉन मेटल कैसे स्टेबल बनता है, इलेक्ट्रॉन लेकर। ठीक है ना जी। तो ये मेरे दोस्त इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, ये लेना चाहेगा, तो बेसिकली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, यानी कि फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। सीधी सी बात है, मेटल बोलेगा मैं इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल होना चाहता हूं, नॉन मेटल बोलेगा मैं इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल होना चाहता हूं। इस लेने देने के प्रोसीजर में दोनों स्टेबल हो जाएंगे, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा जिसे आप कहेंगे आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल ये देखिए, ये रहा मेटल, ये रहा नॉन मेटल, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा आयोनिक बॉन्ड होगा। अभी समझाऊंगा और अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए, ये आपके पास ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन है ऐसा। अब देखिए, ये आपके पास मेटल, ये आपके पास नॉन मेटल, ये मेटल, ये नॉन मेटल। तो मेटल्स नॉन मेटल्स के बीच में बनने वाले बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, और जिनके अंदर ये एग्जिस्ट करता है उनको हम क्या कहते हैं राजा, क्या कहते हैं, बताओ बताओ बताओ, क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होगा आयोनिक कंपाउंड। अरे भाई, आयोनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, सही है बात। तो अगर आपसे किसी ने पूछा आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड होगा, तो आयोनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, यहां पे पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इस बेसिक सी बात को थोड़ा समझ लेते हैं। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो आपने चैप्टर नंबर 1 मेरे से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो उसको भी जाकर देख लीजिए। उस नॉलेज के बेसिस पे 3 कंडीशन को हम भरते हैं, कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। अब क्या कंडीशन जरूरी है आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए, द एटम्स फॉर्मिंग द बॉन्ड शुड हैव डैश इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। आयोनिक बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है, मेटल नॉन मेटल के बीच में बन रहा है। मेटल्स और नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत एक्सट्रीमली लार्ज डिफरेंस होना चाहिए, तभी मेटल इलेक्ट्रॉन दे देगा और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो बहुत ज्यादा लार्ज डिफरेंस होना चाहिए। तो इसका आंसर हमें लिखना है वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा लार्ज डिफरेंस होना चाहिए, तभी जाके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा मेटल से नॉन मेटल पे। मेटल फॉर्मिंग द बॉन्ड शुड हैव डैश आयोनाइजेशन एनर्जी। जो मेटल यहां पर इन्वॉल्व है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम हो उतना बढ़िया है, ताकि आसानी से इलेक्ट्रॉन वो रिलीज करके कटायन बन जाए। नॉन मेटल फॉर्मिंग द बॉन्ड शुड हैव डैश इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन से कितना प्रेम होना चाहिए नॉन मेटल को, ज्यादा से ज्यादा, यानी कि हाई। क्लियर है भाई, ये होगा हाई। क्लियर है मेरे भाई जी, सुनील भैया, डन है। तो चलिए आयोनिक बॉन्ड
को थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब जैसे सबसे पहले हमारे पास यहां पर क्या है, CaO, ये मेटल, ये नॉन मेटल है ना। तो कैल्शियम यहां पर हमारे पास क्या है, कैल्शियम यहां पर हमारे पास मेटल है, और ऑक्सीजन हमारे पास यहां पर क्या है, नॉन मेटल है। क्या बात है सुनील भैया, बहुत बढ़िया। अब देखो, कैल्शियम का सिंबल Ca, ऑक्सीजन का सिंबल क्या हो जाएगा, O। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनने वाले बॉन्ड को आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और ये जिसके बीच में बन रहा है, ऑब्वियसली ये जो कंपाउंड बन रहा है क्या कहलाएगा, आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहलाएगा। सही बात है। अब ध्यान से समझिए, एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसका होता है 20 और इसका होता है हमारे पास 8। अगर इसके पास 20 प्रोटॉन्स है, इसके पास 8 प्रोटॉन्स है, जब दोनों न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, इनमें बराबर होंगे, इधर 20-20 इधर 8-8। 20 प्रोटॉन्स 20 इलेक्ट्रॉन्स, 8 प्रोटॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 20 और 8 ये कैसे डिवाइडेड होंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन को एक बार लिखकर देखते हैं, 2-8-8-2, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन को लिखकर देखते हैं 2,6। ये बोलता है, ध्यान से सुनना, ये बोलता है अगर मैं ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दूं तो मैं नियरेस्ट नोबल गैस आर्गन जैसा बन जाऊंगा। अगर ये 2 लूज कर दे तो नियरेस्ट नोबल गैस आर्गन जैसा बन जाएगा। लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन टू अटेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक, गैस का नाम बताइए, नोबल गैस का नाम बताइए दोस्तों, नाम बताइए, आर्गन। आर्गन, क्या बात है, AR मेरे यार, आर्गन। ठीक है, तो यह बोल रहा है कि अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दूं तो मैं नियरेस्ट नोबल गैस आर्गन जैसा बन जाऊंगा। और मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके स्टेबल बनने की, तो यह हमारा मेटल है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। ऑक्सीजन बोल रहा है कि भाई मैं तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता हूं, और अगर मैं ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लूं तो मेरे पास L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, मैं नियॉन जैसा हो जाऊंगा, है ना। तो सीधी सी बात है, गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन टू अटेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक नियॉन। सीधी सी बात है, ये नियॉन के जैसा बनना चाहता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देके आर्गन जैसा बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन देकर आर्गन जैसा बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर नियॉन जैसा बन जाएगा। अब आइए इसी चीज का लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट या फिर क्रॉस स्ट्रक्चर बना लेते हैं, लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। अब इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है, मैं आपको बता दूं, इस स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं, ये जो कंपाउंड की फॉर्मेशन है ये हम बना के दिखा रहे हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर हम इस कंपाउंड की फॉर्मेशन कैसे भी उसको बनाकर दिखा रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहां पे कैल्शियम, मैंने लिखा यहां पर ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहां पर देखो सबसे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप उसको डॉट या क्रॉस के माध्यम से बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये रहे, है ना, तो मैंने डॉट से बनाया। इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, मैं क्रॉस से बनाता हूं इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग दिखाने के लिए कि भाई ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स है और ये कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन्स है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देगा, इसको दे देगा, हाँ या ना। अरे भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको क्या कर देगा, दे देगा, दोनों के दोनों स्टेबल होना चाहते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद इस पे 2+ का पॉजिटिव चार्ज, और 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद इस पे 2- का नेगेटिव चार्ज, Ca2+ O2-, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा हमारे पास CaO, डन है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास क्या है दोस्तों, जल्दी से बताओ। कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास एक आयोनिक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है जिसके अंदर ये आयंस है Ca2+ और O2-। इन अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इससे हम आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। क्या बात है, थोड़े और एग्जाम्पल्स को समझते हैं, फटाफट से आ जाइए, जल्दी से समझते हैं इसको। अब हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल Na और हमारे पास है Cl। तो Na 2,8,1 यह बोलता है कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दूंगा तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन किसकी जैसी बन जाएगी, ये देखो, अगर इसे एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो 2,8 की कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी, दैट इज सिमिलर टू नियॉन। और क्लोरीन कहता है कि 2,8,7 है, अगर मेरे को यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8, तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसी हो जाएगी, आर्गन के जैसी। क्या इन दोनों की नियरेस्ट नोबल गैस यही है, 100% यही है, ठीक है ना, यही है, है ना।
तो इसको लिखिए कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टू नियॉन और कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टू आर्गन। क्लियर है बात? कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टू आर्गन एंड कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टू नियॉन, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन दान करके, आप ध्यान से समझना, इसने क्या किया, यह बोल रहा है कि मैं सोडियम हूं 2,8,1 मेरी कॉन्फ़िगरेशन है, अगर मैं इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दूं तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन नियॉन जैसी बन जाएगी। तो यह इलेक्ट्रॉन को दान करता है, और यह मेटल है तो यह ऐसा कर भी सकता है। अच्छा, क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है, वो कह रहा है कि मैं इस इलेक्ट्रॉन को अगर ले लूं तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8 हो जाएगी, यानी कि मैं आर्गन जैसा हो जाऊंगा। और क्या ये जस्टिफाइड है? देखो जस्टिफाइड है, ये मेटल है। मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को देने की। और नॉन मेटल्स की, अरे भैया इतना आसान, इतना आसान, इतना आसान, नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लेने की। क्या बात है, डन है जी, डन है। अब इसी चीज का लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो बहुत सिंपल है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, एक के क्रॉस से बना दिया, एक के डॉट से स्ट्रक्चर बना दिया। बच्चे कहते भैया मैं इसको भी डॉट से बना दूं, कोई दिक्कत नहीं, इसको डॉट से बनाना चाहो डॉट से बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो यहां हो जाएगा Na1+ और यहां हो जाएगा Cl1-। अच्छा, ये 1- ओवरऑल पे लगा दीजिए, ऐसे की जगह 1- और ये 1+, ऐसा लगा दीजिए, Na1+ Cl1-। क्लियर है? तो ये कटायन और अनायन यहां पर बन चुके हैं। ये क्या है? ये मेरे दोस्तों क्या है? ये मेरे पास है कैटायन, और ये मेरे दोस्तों क्या है? ये मेरे दोस्तों यहां पर है एनायन। तो इस कटायन अनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे क्या बोलेंगे? इनके बीच में जो अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे क्या बोलेंगे? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। तो ये कंपाउंड कौन सा है? आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। सिंपल सिंपल सिंपल, अरे सिंपल। अब देखो, राजा ये क्या मेटल, राजा ये क्या नॉन मेटल। अरे भैया आबार अतरो सरल भाई साहब, मजो आ गयो भाई साहब, मजो आ गयो। ये कह रहा है कि 2,8,2 मेरी कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आउटर मोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दूं तो मैं भी नियॉन जैसा बन जाऊंगा, मैं भी नियॉन जैसा बन जाऊंगा सुनील भैया, मैं भी नियॉन जैसा बन जाऊंगा, मैं भी नियॉन जैसा बन जाऊंगा भैया, मैं भी नियॉन जैसा बन जाऊंगा। सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। ये एक इलेक्ट्रॉन दे के नियॉन जैसा बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दान करके नियॉन जैसा बन जाएगा। डन है। अच्छा, ये नॉन मेटल है, फिर से क्लोरीन, तो क्लोरीन के केस में तो यही अप्लाई हो जाएगा, यही अप्लाई हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl1- बना लेगा, कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर हो जाएगी आर्गन की। ये 2 इलेक्ट्रॉन दान करके नियॉन जैसी कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा, ये आर्गन जैसी कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन दान करके यहां पे जो कटायन बनाएगा इसकी कॉन्फ़िगरेशन नियॉन जैसी है। एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl1- बनाएगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर्गन जैसी है। ये सारे के सारे जो मेटल नॉन मेटल है इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ले रहे हैं, ताकि नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सके। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक दिक्कत आएगी। यहां पे क्या दिक्कत आएगी? मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन दान करने हैं और क्लोरीन तो बस एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो मैग्नीशियम कहेगा तू अपने जैसा एक और क्लोरीन को लेके आ, तो ये बोलेगा ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने दोनों को डॉट से बनाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने इसको दिया। तो ये हो जाएगा Cl1-, ये हो जाएगा Cl1- और ये हो जाएगा Mg2+। तो ये कटायंस अनायंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इसे हम क्या कहते हैं? आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अरे आभार, तो मजो आ गया भाई साहब। तो मैं कामना करता हूं आपको पहले तरीके का जो बॉन्ड है वो अच्छी तरीके से अब यहां पे क्लियर हो गया है। डन। अब दूसरा हमारे पास कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड याद रखिएगा हमेशा नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। आयोनिक बॉन्ड बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, जहां पे मेटल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है नॉन मेटल की तरफ। मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। अगर नॉन मेटल्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए,
यानी नॉन मेटल्स के बीच में, दो या दो से ज्यादा नॉन मेटल्स के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए ताकि वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन कर सके। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास होगा, ये बेसिकली क्या कहलाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। जैसे अब ये एलिमेंट्स के अंदर हो सकता है, H2O2 इनमें हो सकता है, कंपाउंड्स में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसको समझने से पहले इसकी कंडीशंस जो है उसको समझ लेते हैं एक बार। तो क्या लगता है आपको, क्या कंडीशन होगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड? इमेजिन करो कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है? नॉन मेटल के बीच में बन रहा है। तो मैं आपसे पूछता हूं, द एटम्स फॉर्मिंग द बॉन्ड शुड हैव डैश इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है? नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है? नॉन मेटल्स अगर आपको याद आ रहा हो तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पे मेटल्स है, राइट साइड पे नॉन मेटल्स है। लेफ्ट टू राइट जाते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो कैसी होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है? हाई होती है। डन। द एटम्स फॉर्मिंग द बॉन्ड शुड हैव डैश आयोनाइजेशन एनर्जी। ऑब्वियसली नॉन मेटल्स के बीच में बन रहा है, नॉन मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, हाई होनी चाहिए। द एटम्स फॉर्मिंग द बॉन्ड शुड हैव डैश इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अरे नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन से ज्यादा सा ज्यादा प्रेम होना चाहिए। तो तीनों की तीनों कंडीशन क्या है? हाई हाई हाई। हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। स्ट्रक्चर के माध्यम से इनको समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल CH4 की हम बात करते हैं, आइए इसको समझते हैं। अब देखिए किसके बीच में बन रहा है? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बन रहा है। याद रखिएगा यहां पे कोई भी मेटल इन्वॉल्व नहीं है, दोनों के दोनों नॉन मेटल है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर 1 और आपके पास कार्बन का 6। न्यूट्रलाइज करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? उतने के उतने ही होंगे, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन। कॉन्फिगरेशन राजा, ये K और ये हो जाएगा K और L। ये देखिए राजा, ये देखिए, ये देखिए, ये बोल रहा है मेरे आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये कह रहा है मेरे आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए होगा क्या, ध्यान से समझिए। ये मेरे पास एक कार्बन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, 1 2 3 और 4। ये मेरे पास हाइड्रोजन आ गया मेरे दोस्त, ये मेरे पास क्या आया? यहां पे आ गया हाइड्रोजन, और इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन ने बोला अपने जैसे 3 हाइड्रोजन और लेके आ। बोले ठीक है भैया लेके आता हूं। बोले भैया क्यों? बोले मैं बताता हूं, तू लेके तो आ। बोले ठीक है भैया ले आया। अब देखिए कार्बन हाइड्रोजन को क्या बोलता है? बोले देखो तुम्हें नियरेस्ट नोबल गैस तुम्हारी कौन सी है? बोले भैया हीलियम। बोले हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोले 2। बोले तुम्हारे पास कितने? बोले हमारे पास सबके पास 1 1 है। तो बोले मेरे भाई हम एक काम करते हैं ना, इस 1 इलेक्ट्रॉन जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बांट लिया, जैसे हाइड्रोजन तेरा 1 इलेक्ट्रॉन और मेरा 1 इलेक्ट्रॉन, हमने इसको बांट लिया। तो अब तेरे पास कितने हो गए? बोले मेरे पास हो गए 2, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन शेयर होगा वो दोनों में कंसीडर होगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें भी कंसीडर होगा, इसमें भी कंसीडर होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें भी कंसीडर होगा, इसमें भी होगा। यानी जो शेयर कर दिए वो दोनों में कंसीडर होंगे। तो यहां पे हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, उसी प्रकार इस हाइड्रोजन के पास 2, इस हाइड्रोजन के पास 2, इस हाइड्रोजन के पास 2। अच्छा भैया कार्बन के पास कितने हो गए? मैंने क्या बोला? ये इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर हो रहे हैं वो दोनों एलिमेंट्स में कंसीडर होंगे। मतलब कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कार्बन के पास हो गए। तो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसी हो जाएगी? अगर कार्बन के पास खुद के 4 इलेक्ट्रॉन्स थे आउटरमोस्ट शेल में और बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास और अब उसके कंसीडर होंगे, तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए ना भाई। कॉन्फ़िगरेशन किसकी जैसी हो गई? नियॉन जैसी। और हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन किसकी जैसी हो गई? हीलियम जैसी। तो सीधी सी बात है, यहां पे आप लिख सकते हैं, इसका कंक्लूजन बना लेते हैं, यहां पर नीचे कहीं लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन अटेन्ड कॉन्फ़िगरेशन लाइक, किसके जैसी कॉन्फ़िगरेशन लाइक? बताइए आंसर, हीलियम। कार्बन अटेन्ड कॉन्फ़िगरेशन लाइक नियॉन। याद रखना इस बात को, हीलियम एंड नियॉन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो हाइड्रोजन ने, ये जितने भी हाइड्रोजन एटम ने, इन्होंने 1 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके हीलियम जैसी कॉन्फ़िगरेशन अटेन करी है, और कार्बन के एटम ने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके किसकी जैसी कॉन्फ़िगरेशन अटेन करी? नियॉन जैसी। किसकी जैसी? नियॉन जैसी। क्लियर है दोस्त? क्लियर है जी। थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन अगर मैं आपको इसके बारे में दूं, तो यहां पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड पेयर देखिए, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर और 4 पेयर। शेयर्ड पेयर का मतलब क्या होता है सुनील भैया?
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट हैज पार्टिसिपेटेड इन बॉन्डिंग, यानी कि वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट हैज पार्टिसिपेटेड इन बॉन्डिंग, ये 1 2 3 4, पीडब्ल्यू की जय जयकार, ये 4। दूसरा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर क्या होता है? दैट डोंट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, दैट डोंट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे क्या कहेंगे? लोन पेयर, यानी कि अकेला है, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हमारे पास? यहां पे कोई भी ऐसा पेयर है जो अकेला है। शेयर्ड पेयर, शेयर्ड पेयर, शेयर्ड पेयर, शेयर्ड पेयर। शेयर्ड पेयर वो है जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा हो। लोन पेयर वो है जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना कर रहा हो। कोई भी यहां पे लोन पेयर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, तो 0। तीसरी बात, टाइप एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स। एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, तो 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये एक कोवेलेंट बॉन्ड, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो जो शेयरिंग से बॉन्ड यहां पर बन रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड यहां पे बना, ये कैसा है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना। कैसा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। डन है। ऐसे स्ट्रक्चर ऑफ NH3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं? कॉमन नेम इज अमोनिया, केमिकल नेम इज नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड। नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड, ये कॉमन नेम है, या IUPAC नेम है, नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड। उसी प्रकार से इसका नाम हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका नाम हमारे पास हो जाएगा मीथेन। क्या नाम हो जाएगा दोस्त? मीथेन। ठीक है। अगेन ये दोनों हमारे पास क्या है? अरे सुनील भैया, बड़ी सिंपल सी बात है, दोनों के दोनों हमारे पास क्या है? नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, नाइट्रोजन का हमारे पास 7 होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर 7, K के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर हमारे पास L में 5 इलेक्ट्रॉन्स। हमेशा याद रखिए, बॉन्डिंग में कौन से इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे बेटा? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक जी। अब देखिए, ये रहा हमारे पास नाइट्रोजन, इसके आउटर मोस्ट शेल में है ना, 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए नाइट्रोजन के पास। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? हाइड्रोजन के पास हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन बोलेगा अपने जैसे 3 और लेके आ, यानी 2 और लेके आ अपने जैसे। ये बोलेगा ठीक है, 2 और ले आया। अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, इनके बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। इससे क्या होगा? 1 और 2, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी है और ये इलेक्ट्रॉन भी हाइड्रोजन का है। ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है, ये इलेक्ट्रॉन भी नाइट्रोजन का है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों में कंसीडर होंगे। 2 2 और 2। इसने किसके जैसी कॉन्फ़िगरेशन अटेन करी दोस्तों? हीलियम जैसी। अब बारी है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन बोलेगा देख बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए 7 8। ये हो गए नाइट्रोजन की स्टेबल। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, हर हाइड्रोजन शेल के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन और या नाइट्रोजन, हाइड्रोजन अटेन्ड कॉन्फ़िगरेशन लाइक। फिर से बताइए आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी कॉन्फ़िगरेशन लाइक, किसके जैसी? अरे भैया अभी बताया था, हीलियम। और नाइट्रोजन मेरे राजा, जल्दी बताओ। नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, इनर मोस्ट में 2 तो है, आउटर मोस्ट में अब 8 होंगे ना। कितने हो गए? 2 कोमाइट, यानी नियॉन जैसा। नियॉन जैसा। अरे वाह भैया, क्या क्या बात है, मजा आ गया। डन है जी, डन है। अब देखिए यहां पर इस चीज के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? देखो, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, तो कितने होंगे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 3। लोन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करे, ये देखो, ये लोन पेयर है, ये रहा लोन पेयर। ये लोन पेयर है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। लोन पेयर कितना हो गया? 1। पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे लोन पेयर 1। अच्छा, टाइप एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखिए, एक कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा और तीसरा, 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स है। 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स है। क्या बात है भाई, क्या बात है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है मेरे राजा बेटा, वाह वाह क्या बात है।
आबारी को नाम गई है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या नाम है मेरे राजा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अगेन ये किसके बीच में बन रहा है राजा? नॉन मेटल्स के बीच में बन रहा है सुनील भैया। किसके बीच में बन रहा है बेटा? नॉन मेटल्स के बीच में बन रहा है सुनील भैया। एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कार्बन में 6 और क्लोरीन में 17, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे राजा? जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। क्या बात है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगी हमारे पास, ये देखो 2,4 यानी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2,8,7 यानी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब आ जाओ स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। ये रहा हमारे पास कार्बन, 1 नी 2 नी 3 नी 4, समझे मेरे यार। अब आया इधर क्लोरीन का वार, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये कहेगा अपने जैसे 3 को और लेके आओ, बोले ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 7, अरे 7 7 7 मेरे राजा, मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ। तो राजा एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? शेयरिंग हो गई। अरे हाँ या ना राजा? हाँ या ना राजा बेटा, रानी बेटी, हाँ या ना? जल्दी बताओ। ए मेरे राजा बेटा, ए मेरी रानी बेटी, हाँ या ना? ठीक है, ध्यान से देखो। अब यहां पे कैसे स्टेबल हुआ? क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर कोई मेटल इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आर्गन जैसा अटेन कर लेगा। कोई मेटल दे दे, मेटल नहीं मिला तो नॉन मेटल के साथ शेयरिंग करके कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा। ये कह रहा है मेटल मिल गया तो अच्छी बात, मेटल नहीं मिला तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके 8 कर लूंगा। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो स्टेबल हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी स्टेबल हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक। अब कार्बन का देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8। देख लो, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दोनों में कंसिडर होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्लोरीन भी स्टेबल और कार्बन भी स्टेबल। तो यहां पर जैसे हमने बोला था, यहां पे जैसे हमने बात करी थी, ऐसे ही हम यहां पर भी बात करेंगे। बताओ कार्बन ने किसकी जैसी कॉन्फ़िगरेशन अटेन करी? कार्बन अटेन्ड कॉन्फ़िगरेशन लाइक, कार्बन अटेन्ड कॉन्फ़िगरेशन लाइक। कार्बन ने अगर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी तो कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा आ गया भैया? नियॉन जैसा। और क्लोरीन अटेन्ड कॉन्फ़िगरेशन लाइक आर्गन। समझ में आ गई बात जी? ये नियॉन जैसा और ये आर्गन जैसा। डन है जी भैया, डन है। आ जाओ चलिए जल्दी से, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 4। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12, 3 पर क्लोरीन एटम। टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 12, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्लोरीन एटम है। ये देखो 1 2 3। उसके बाद टाइप एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड, 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे। क्लियर है भाई? यहां तक बात क्लियर है? यहां तक जी, यहां तक क्लियर है। डन है भैया, डन है, डन है। आ जाओ अब थोड़ा सा यहां पर ज्ञान को और बढ़ाते हैं और पॉलिश करते हैं। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम्स, मान लीजिए दो एटम्स के बीच में जब बॉन्ड बन रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बारे में थोड़ा समझते हैं। अगर मान लीजिए सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और वेरी लेस डिफरेंस, यानी कि वेरी लेस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वेरी लेस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना? यानी कि जो दो एटम्स है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो सेम है या बहुत कम डिफरेंस है, तो ये बेसिकली क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड ये और किस में होगा? कोवेलेंटली बॉन्डेड एलिमेंट्स में भी होगा।
कोवेलेंटली बॉन्डेड एलिमेंट्स में भी यही बात होगी हमारे पास। कोवेलेंटली बॉन्डेड एलिमेंट जैसे कि O2, H2, N2 एटसेट्रा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एटम्स के बीच में, मान लीजिए दो एटम्स जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है या तो सेम है ना, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, या उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है, तो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स बनेंगे या बेसिकली कोवेलेंटली बॉन्डेड एलिमेंट्स बनेंगे, और लिख सकते हो आप, और कोवेलेंटली बॉन्डेड एलिमेंट्स बनेंगे। ठीक, तो ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगर मैं बोलूं उनके बीच में लार्ज डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होगा। अब आप बोलोगे पोलर का मतलब क्या होता है, मैं अभी आपको बताता हूं पोलर का मतलब क्या होता है। ठीक, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो एटम्स के बीच में या तो सेम है या तो बहुत कम डिफरेंस है, तो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंटली बॉन्डेड एलिमेंट्स बनेंगे। अगर मैं बोल रहा हूं लार्ज डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर है, तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड बनेंगे। ठीक है, और एक्सट्रीमली लार्ज डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर है, तो याद रखिएगा आयोनिक कंपाउंड बनेंगे। बहुत ज्यादा डिफरेंस अगर हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर, तो आयोनिक कंपाउंड बनेंगे। थोड़ा कम है तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, सेम या बहुत कम है तो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंटली बॉन्डेड एलिमेंट्स का निर्माण यहां पर होगा। क्लियर है बात, क्लियर है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, तो फॉर एग्जाम्पल CH4 हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। इसके एग्जाम्पल जैसे O2, H2, N2, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अच्छा, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स के एग्जाम्पल्स यहां पर हमारे पास हैं, ये एक और ये दो, ये दो एग्जाम्पल्स हमारे पास यहां पर हैं। आयोनिक कंपाउंड हमने पढ़ लिया। अब बेसिकली पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं, हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बारे में यहां पर चर्चा करें, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास स्ट्रक्चर किसका है, पहले तो ये लिख लीजिए, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास H2O का स्ट्रक्चर है और ये हमारे पास HCl का स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, अब आइए थोड़ा समझते हैं। ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन बोलता है कि अगर मुझे 2 और इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो मैं नियॉन जैसा बन जाऊंगा। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 2,6 कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये बोलता है कि 2,6 मेरी कॉन्फ़िगरेशन है, अगर मुझे 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो मैं नियॉन जैसा बन जाऊंगा। और हाइड्रोजन का ये जो एटम है, ये बोल रहा है कि मेरे पास आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये भी कह रहा है मेरे पास आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इनको 1-1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा तो ये हीलियम जैसे बन जाएंगे, है ना। तो ये क्या करते हैं, इस 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। ये 1-1 इलेक्ट्रॉन की क्या कर ली इन्होंने, शेयरिंग कर ली, है ना। अब हाइड्रोजन कहता है कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन कहता है मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन क्या कहता है 1 2 3 4 5 6 7 8, वो कह रहा है मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से ये स्टेबल है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहां पर एक ऐसी है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की है 3.5 और हाइड्रोजन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो है 2.1 और 2.1। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ा सा डिफरेंस ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसको बेसिकली मैं हमेशा, आपको याद है मैं बोलता हूं पुनीत सुपरस्टार इफेक्ट। तो यहां पर ये ऑक्सीजन है, ये आपके पास हाइड्रोजन है, याद है, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल मैं ऑक्सीजन हूं और ये हाइड्रोजन है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों के बीच में होने चाहिए, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींच लिया, थोड़ा सा अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। इसकी कम है तो ये नहीं खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स बीच की जगह थोड़े खिसक के इधर चले जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर इधर एक फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फ्रैक्शनल पॉजिटिव है, ये क्या कहलाता है, पार्शियल, या फिर इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल, पार्शियल या हम बोलते हैं इसको फ्रैक्शनल। तो इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरीके से इसने नहीं लिए, जैसे कटायन आयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से ये ले गया, तो यहां पे पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव, पूरी तरीके से लेकर नहीं गया, सिर्फ थोड़े से शिफ्ट हुए। शिफ्ट होने की वजह से यहां पे फ्रैक्शनल या फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से यहां पर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट किए हैं, तो यहां पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इसकी वजह से जो यहां पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है दैट इज फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के जो पोल्स बन गए हैं, इसीलिए कहलाता है पोलर कोवेलेंट कंपाउंड।
ये क्या है एक्चुअल में, ये पोल्स बन गए हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द पोल्स। ये आपके पास पोल है, ये पोल्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स बन गए हैं। इसको हम बोलते हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, यानी नॉन मेटल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनने वाला कंपाउंड, साथ ही साथ उसके अंदर ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स है, तो हम कहेंगे पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक। HCl की अगर आप चर्चा करेंगे तो यहां पर देखिए, इसके पास ये बोलता है कि भैया मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे, इसके पास 8 हो जाएंगे, इसके पास 2 हो जाएंगे, दोनों स्टेबल हो जाएंगे। डन है। अब यूजुअली शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बीच में रहना चाहिए था, पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसकी 3 है और मेरे दोस्त इसकी क्या है, 2.1 है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ घसीट लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहां पर एक फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उतना ही इक्विवेलेंट यहां पर फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों के बीच में नहीं है, थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गए हैं, तो इसकी वजह से एक फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज और इधर आएगा एक फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज। अब ये पोल्स बन गए हैं, तो ये क्या कहलाएगा, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ऑल राइट, तो ये तो बात हुई हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में। क्या बात हुई है, कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में हमारे पास ये बात हो गई है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट या फिर डेटिव कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, कि कोऑर्डिनेट या फिर डेटिव कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं। अब इसके अंदर क्या है, जब यहां पर शेयरिंग हो रही है कोवेलेंट कंपाउंड्स में, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक एटम एक इलेक्ट्रॉन ला रहा है, दूसरा एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन ला रहा है, और इन्होंने शेयर कर लिया। अब ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है दोनों में कंसीडर होंगे। पर अगर ऐसा हो कि एक कहे कि भाई मैं तो इलेक्ट्रॉन ला ही नहीं सकता और मेरे पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, और दूसरा कहे कि मेरे पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, चला जा हम बांट लेते हैं। ये कह रहा है कि मैं इलेक्ट्रॉन रिच हूं, ये कह रहा है कि मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हूं, और ये इलेक्ट्रॉन्स को बांट ले आपस में, इसको तो फर्क नहीं पड़ा, ये तो वैसे ही स्टेबल था, ये इसके साथ चिपक गया है और ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, इसने दिया नहीं है इसको इलेक्ट्रॉन, ये बांट रहे हैं। इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड एंटायरली बाय वन एटम। ठीक है, तो इसके अंदर यूजुअली एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होती है, और इसके कुछ एग्जांपल है NH4 1+ यानी कि अमोनियम आयन एंड हाइड्रोनियम आयन, जिसके बारे में हम लोग यहां पर करेंगे चर्चा। ऑल राइट, तो चलते हैं अब यहां पर सबसे पहले अमोनियम आयन के बारे में समझते हैं और उसके बाद हाइड्रोनियम आयन के बारे में समझेंगे। अब यहां पर जो बॉन्ड हमारे पास है वो क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर जिसको हम बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। ठीक है, थोड़ा अच्छी तरीके से हम लोग समझते हैं इस पर्टिकुलर चीज को, ध्यान से आप लोग समझिएगा इस पर्टिकुलर बात को। अब सबसे पहले यहां पर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। जी सुनील भैया, अच्छा ये हमने अभी अमोनिया का स्ट्रक्चर पढ़ा था, वही वाला स्ट्रक्चर है। अच्छा, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इस 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लिया, तो ये हाइड्रोजन बोलेगा कि मैं स्टेबल। उसी प्रकार से ये हाइड्रोजन बोलेगा मैं स्टेबल, उसी प्रकार से ये हाइड्रोजन बोलेगा मैं स्टेबल। आइए एक बार देख लेते हैं इस पर्टिकुलर बात को। तो ये देखिए, ये हाइड्रोजन बोलता है कि भैया मैं स्टेबल, अरे भैया ये देखो, ये बोलता है कि मैं स्टेबल, ये कहता है मैं स्टेबल, और ये कहता है मैं स्टेबल। ठीक है, अब आपको पता है नाइट्रोजन कैसे स्टेबल हुआ, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों एटम्स में कंसीडर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये नाइट्रोजन भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब यहां पर सबसे पहले हमारे पास क्या है, अमोनिया है, और अमोनिया के पास अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या है, अमोनिया के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको यहां पर दिख रहा है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर दिख रहा है। ठीक है, अच्छा दूसरी स्पीशी यहां पर आपको क्या दिख रही है, दूसरी स्पीशी यहां पर आपको दिख रही है H+। अब थोड़ा सा H+ के बारे में अगर आप समझते हैं तो H+ क्या होता है, H+ का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझिए। मैं आपको बोलता हूं कि अगर इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, और मैं आपको बोलता हूं इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, थोड़ा सा इस चीज को मेरे साथ एनालाइज कीजिए फटाफट से, जल्दी से इस चीज को एनालाइज कीजिए। ये हाइड्रोजन और ये H+, इस चीज को एनालाइज कीजिए फटाफट से। आइए हम फटाफट से इस चीज को एनालाइज करते हैं। हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बराबर होते हैं, इसीलिए यहां पे कोई चार्ज नहीं है। अब यहां पे दिख रहा है 1+ का चार्ज। 1+ का चार्ज कब आएगा, जब 1 प्रोटॉन ज्यादा है देन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर 1 प्रोटॉन ज्यादा है, यानी कि यहां पे 1 प्रोटॉन होगा और यहां पे 0 इलेक्ट्रॉन होगा। आपको बेसिक सी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, मुझे इतना बताइए।
जी बिल्कुल आ रही है। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो न्यूट्रल है। अब यहां पे एक प्रोटॉन बचा, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1+ आ जाएगा। अब देखिए यहां पर हाइड्रोजन क्या बोल रहा है, यानी कि ये जो H+ है क्या बोल रहा है, H+ बोल रहा है कि भाई मेरे पास तो 0 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं क्या करूं, बोल रहा है कि मुझे भी स्टेबल होना है, मुझे भी स्टेबल होना है, सुनील भैया मुझे भी स्टेबल होना है, मेरे पास तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये H+ यहां पर आ गया। अब देखिए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब किसी एक के पास बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन ना हो, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, और एक के पास ये लोन पेयर पड़े हो, यानी कि ये हमारे पास दानी है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास भिखारी है, यानी कि एक्सेप्ट करने वाला। तो डोनर कौन है, डोनर है नाइट्रोजन, और एक्सेप्टर कौन है, H+। इसके पास बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो होता है ना, जो वो शेयरिंग में यूज करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन तो है ना, इन सारे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है जो ये शेयरिंग में यूज करते हैं। लेकिन यहां पर इस H+ के पास तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो फिर ये क्या करेगा, ये यहां पर बोलेगा कि कोऑर्डिनेट या फिर डेटिव बॉन्ड हम लोग बना लेते हैं। अब कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड एक तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड का ही स्पेशल टाइप है, जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होती है, बट जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं वो सिर्फ एक एटम से आते हैं। जैसे यूजुअली यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, राइट, दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट यहां पर ये H+ बोल रहा है कि यार मेरे पास तो 0 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मैं स्टेबल होना चाहता हूं, अगर मैं हीलियम जैसा बनूंगा तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो नाइट्रोजन कह रहा है देखो ये मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन फर्जी में पड़े हुए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन हम आपस में शेयर कर लेते हैं। मैं पूरी तरीके से नहीं दे सकता वरना मैं अनस्टेबल हो जाऊंगा। नाइट्रोजन पूरी तरीके से दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता वरना नाइट्रोजन अनस्टेबल हो जाएगा, उसके 8 इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ से आ रहे हैं। तो मेरे दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये तो कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड, और यहां पे एक स्पेशल बात देखिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये हाइड्रोजन भी शेयर कर रहा है और नाइट्रोजन भी शेयर कर रहा है। तो ये वाला जो बॉन्ड है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां पे जो शेयर हो रहे हैं वो एक एटम के द्वारा आ रहे हैं, लेकिन शेयर दोनों के द्वारा हो रहे हैं, यानी कि डोनर एटम जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, एक्सेप्टर एटम तो बस शेयर कर रहा है ताकि वो भी स्टेबल हो जाए। इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जैसे यहां पर हमने इसको डिफरेंस के लिए बनाया भी है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा कोऑर्डिनेट या फिर डेटिव बॉन्ड। ठीक है, अब इस H+ के ऐड होने से यहां पर ओवरऑल एक 1+ का चार्ज भी आ जाएगा, तो ये पूरे के ऊपर आता है 1+, तो हम इसको बोलते हैं NH4 1+। ये हमारे पास नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं अमोनियम आयन। क्या बोलते हैं दोस्तों, अमोनियम आयन। तो अगर आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम आयन, तो आप बताना ये स्ट्रक्चर है। इसमें 3 तो कोवेलेंट बॉन्ड है और एक क्या है, कोऑर्डिनेट या फिर डेटिव बॉन्ड है। समझ में आ गई बात जी, समझ में आ गई। याद रखना ओवरऑल पे 1+ का चार्ज इसीलिए आता है क्योंकि ये H+ यहां पर आया है। आपको बेसिक लॉजिक देता हूं, अब 1 मिनट में समझ जाओगे 1+ का चार्ज क्यों आया। देखो समझना, नाइट्रोजन के पास न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होंगे, 7 प्रोटॉन्स होंगे और यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हाइड्रोजन के पास ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इनके पास 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। लेकिन अगर आप H+ की बात करो तो इसके द्वारा सिर्फ 1 प्रोटॉन का कंट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन इसकी तरफ से क्या है, 0 है। तो ये एक इंबैलेंस क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से 1 प्रोटॉन ज्यादा हो गया है देन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर सारी स्पीशी के प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड है। नाइट्रोजन के 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन के द्वारा सिर्फ 1 प्रोटॉन आ रहा है, 0 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जिसकी वजह से एक इंबैलेंस आ जाएगा 1+ का यहां पर। ठीक है जी, तो ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा स्ट्रक्चर को, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, काफी बार पूछा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं H3O+। इसको ऐसे भी लिखते हैं, आपकी किताब इसको ऐसे भी लिखती है और मैं तो कहूंगा आप इसको ऐसे भी लिखना, समझे, ये H3O+ है। सिमिलरली ये ऐसे भी लिखते हैं या फिर हम इसको लिखते हैं NH4 ओवरऑल पे 1+, है ना। ठीक है, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। अब आइए इस बात को थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझते हैं। यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पर मैंने एक प्रोसीजर लिखा है जिसे मैं बोलता हूं सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर या ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। इस प्रोसेस का
टेक्निकल नामकरण क्या है? इस प्रोसेस का टेक्निकल नामकरण है सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, यानी पानी जो है खुद को आयोनाइज करता है, सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, या इसको हम बोलते हैं ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर, ऑटो प्रोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब इसमें होता क्या है आप वो समझना, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, वैसे तो क्लास 11th में भी आएगा, तो वहां पे एसिड बेस थ्योरी के अंदर मैं आपको बताऊंगा, पर ध्यान से सुनना। मेरे पास ये एक H2O है और ये मेरे पास दूसरा H2O है, ये पानी के अंदर की बात हो रही है, ध्यान से सुनना। ये H2O, ये H2O, एक H2O जो है वो H प्लस देता है, यानी कि प्रोटॉन देता है, H प्लस देता है, और ये H प्लस फटाफट से इस H2O के ऊपर जाकर चिपक जाता है और निर्माण करता है H3O प्लस का। इस H2O ने H प्लस दिया, इसने अगर H प्लस दिया तो ये क्या बना लेगा? OH माइनस बना लेगा। ये H प्लस इसके ऊपर अटैच होकर क्या बना लेगा? H3O प्लस बनाएगा। तो यहां पे दो स्पीशीज का निर्माण होता है, एक ये और दूसरी ये। आप समझे? दो वाटर के मॉलिक्यूल से एक वाटर के मॉलिक्यूल ने H प्लस दिया, तो दूसरे वाले ने क्या किया? इसने H प्लस दिया, H प्लस दिया तो ये बन गया OH1 माइनस, H प्लस दिया तो ये इस पे अटैच हो गया तो बन गया H3O प्लस, यानी एक तो बना हाइड्रोनियम आयन और दूसरा क्या बना? दूसरा क्या बना? एक तो बना हाइड्रोनियम आयन और दूसरा क्या बना? हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड आयन। ये दो आयन्स यहां पर बने। अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है, तो कैसे बने जल्दी से हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं। तो ये मान लीजिए हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाला वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाला वाटर का मॉलिक्यूल, इसके ऊपर H प्लस ऐड हो रहा है। आइए हम इसको समझते हैं। अब इसके अंदर अगर हमें देखा जाए तो यहां पर डोनर कौन होगा? जल्दी से बताइए। डोनर हमेशा वो होता है जिसके पास मिनिमम एक लोन पेयर खाली पड़ा है दान करने के लिए, शेयर करने के लिए। तो अगर हम समझे इस चीज को तो ये देखिए, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, ये हो गए बैलेंस्ड, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, ये हो गए बैलेंस्ड, यानी कि स्टेबल हो गया, या हाइड्रोजन स्टेबल हो गए। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, है ना? ये देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और 8, ये ऑक्सीजन वाले, यानी जो हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन्स ये भी इनके होंगे। शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम में कंसीडर होते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेबल हो गया। अब ऑक्सीजन के पास ये एक लोन पेयर और ये एक लोन पेयर बचा है, जो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर सकता है। तो यहां पर हमारे पास जो डोनर है वो बेसिकली ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम। और एक्सेप्टर कौन है? अगेन हमारे पास एक्सेप्टर कौन है? वो है H प्लस, यानी कि प्रोटॉन। इस पे एक लोन पेयर की कमी है, इसके ऊपर एक से ज्यादा लोन पेयर पड़े हैं, तो ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है। ठीक, तो यहां पर हाइड्रोजन यानी ये जो H प्लस है, ये इस पे अटैच होके बोलेगा भैया आपके पास ये लोन पेयर खाली पड़े, मेरे साथ शेयर कर लो एक लोन पेयर को। आपको तो क्या फर्क पड़ेगा, ये जो लोन पेयर आप शेयर करोगे वो आप में तो कंसीडर होगा और मेरा भला हो जाएगा अगर मेरे पास भी आ गया तो। बोले ठीक है। तो देखिए ये वाला जो है ये तो आपका कोवेलेंट बॉन्ड है, ये वाला भी आपका कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये वाला अगर आप देखते हैं तो ये वाला जो है आपका ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के द्वारा आ रहे हैं लेकिन शेयर दोनों के द्वारा हो रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और ये देखिए ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा। तो ये बनता है H3O1 प्लस। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो आपको ये बात भी समझ में आएगी। ये ऑक्सीजन, एक कोवेलेंट बॉन्ड ये रहा, एक कोवेलेंट बॉन्ड ये रहा, एक लोन पेयर अभी भी ऊपर पड़ा है, और एक ये रहा कोऑर्डिनेट बॉन्ड H3O1 प्लस। समझ में आया? एक कोवेलेंट बॉन्ड ये रहा, एक कोवेलेंट बॉन्ड ये रहा, लोन पेयर ऊपर वाले ये रहा, और ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। अब अगेन यहां पर 1 प्लस क्यों आता है? आप बड़े समझदार व्यक्ति हैं। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन है, इसके हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन है, ये सब तो बैलेंस्ड है। ये H प्लस जैसे ही यहां एंट्री मारता है तो H प्लस के पास सिर्फ 1 प्रोटॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन है। तो इस इंबैलेंस की वजह से 1 प्रोटॉन ज्यादा है देन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसीलिए 1 प्लस यहां पर आता है। तो ये हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये तो हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर है कि ये H प्लस इस पे अटैच होता है और ये बनता है हाइड्रोनियम आयन। OH माइनस का समझते हैं। देखो H2O जो है वो H प्लस देता है और OH माइनस में कन्वर्ट होता है। समझना, H2O ये वाला
H प्लस देता है और OH माइनस में कन्वर्ट होता है। तो इसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये हमारे पास H2O था, बिल्कुल था, इसने H प्लस दे दिया, यानी समझो ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे ना इसके यहां पे, ये दो इलेक्ट्रॉन, जैसे फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन बोल रहा है हम स्टेबल है, ये हाइड्रोजन बोल रहा है हम स्टेबल है, और ऑक्सीजन बोल रहा है हम भी स्टेबल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी बोल रहा है कि मैं भी स्टेबल हूं। ठीक, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है ये हाइड्रोजन का है, क्रॉस वाला। यहां पर ये H2O है हमारे पास। इस H2O में यहां से H प्लस निकल जाए, यानी कि इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है ना हाइड्रोजन का, ये ऑक्सीजन के साथ ही रह जाए, ऑक्सीजन के साथ ही रह गया। ठीक है, आप समझो, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, ये भी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, ये 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 ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है। ये जो क्रॉस है वो इस हाइड्रोजन का है, और ये जो क्रॉस है वो इस हाइड्रोजन का था जो यहां पे निकल आया। आप समझ रहे हो, ये हाइड्रोजन जो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर यहां पर आया था ना, वो इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ ही चला गया, इस स्पीशी के साथ चला गया, है ना। तो ये हो गया H प्लस, और ये स्पीशी क्या हो गई, OH1 माइनस आयन, यानी कि हाइड्रोक्सिल या फिर हाइड्रोक्साइड आयन। तो मेक श्योर ये स्ट्रक्चर्स आपके दिमाग में एकदम याद हो, ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपको याद होने चाहिए, अच्छे से दिमाग में होने चाहिए, बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, ये आपको आने भी चाहिए। मैंने आपको कंसेप्ट भी बता दिया, स्ट्रक्चर भी बता दिया, डन है भाई। तो यहां पर ये चीज होती है फटाफट से खत्म। अब जल्दी से करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें, और दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द आयोनिक एंड द कोवेलेंट कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स के बीच में क्या डिफरेंसेस है, आइए फटाफट से हम यहां पर जल्दी से समझते हैं। ऑल राइट, जल्दी से समझेंगे इस चीज को, जल्दी से समझेंगे। अब आयोनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है, जल्दी से बताओ। यहां पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। जी सुनील भैया, ये बात समझ में आ गई। यहां पर होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन नॉन मेटल्स, ये भी समझ में आ गया। यहां पर जो टाइप ऑफ बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है या नहीं है, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अपोजिटली चार्ज आयंस Na1 प्लस Cl माइनस, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जी बिल्कुल। यहां पर क्या होता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, ठीक है ना, जी बिल्कुल। तो यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको आप बोल सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। और इसको आप क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयंस, दैट इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। जी बिल्कुल सही। किसके बीच में होता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होता है। यहां पे नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड। फिजिकल स्टेट, जनरली ब्रिटल सॉलिड्स होते हैं। ये ब्रिटल सॉलिड्स का मतलब क्या है, अगर आप हल्का सा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये पीसेस में ब्रेक हो जाएंगे। ये आपके पास गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर सॉलिड स्टेट में भी आपको मिलता है, आइस के फॉर्मेट में, लिक्विड स्टेट में आप पीते हो, और पानी पीते हो ना, ये रहा लिक्विड स्टेट में पानी पीते हो, यस बहुत बढ़िया। और गैसियस फॉर्मेट में H2O वाटर वेपर, उस फॉर्मेट में भी अवेलेबल है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट याद रखना बहुत ज्यादा हाई होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स के, क्योंकि इनके बीच में होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन यहां पर हमारे पास क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट लो टू मॉडरेट होते हैं, क्योंकि यहां पर क्या होती है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है वो वीक है। सुनील भैया मॉलिक्यूल के अंदर कौन सी है, मॉलिक्यूल के अंदर जो है, जैसे फॉर एग्जांपल H2O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो इंट्रामॉलिक्यूलर होता है, याद रखिएगा, विद इन द मॉलिक्यूल होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर जो है और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूल के अंदर जो है दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है दैट इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर। यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल के अंदर जो है दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है, वो स्ट्रॉन्ग है, पर यहां पर लो बॉइलिंग पॉइंट्स क्यों होते हैं, क्योंकि यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल H2O और H2O है ना, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना दोस्तों, वो वीक है, इसीलिए लिक्विड से आसानी से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड है, आसानी से लिक्विड बन जाएंगे, आसानी से गैस बन जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, वीक है। अच्छा, सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या है, मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर। याद रखिएगा मोस्टली ये सॉल्युबल होते हैं, सारे सॉल्युबल नहीं होते हैं, जैसे कुछ तो प्रेसिपिटेट भी बनाते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इनसॉल्युबल सॉलिड्स का निर्माण होगा, वो भी आयनिक कंपाउंड है।
तो ज्यादातर सॉल्युबल होंगे, सारे सॉल्युबल नहीं होंगे, ठीक है ना। एक्सेप्शन आप लिख लीजिए प्रेसिपिटेट्स, एक्सेप्शन जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका लेड आयोडाइड, एक्सेप्शन CaCO3, है ना, लेड आयोडाइड, CaCO3, बेरियम सल्फेट, ये क्या है एटसेट्रा। तो सारे सॉल्युबल नहीं होंगे, मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर, कुछ तो प्रेसिपिटेट भी बना लेंगे। मोस्टली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, यानी कि फॉर एग्जांपल ये ज्यादातर सॉल्युबल होते हैं केरोसिन, पेट्रोल, ऐसे सॉल्वेंट्स में ज्यादातर ये सॉल्युबल होते हैं, पानी में ज्यादातर सॉल्युबल नहीं होते। मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर, मोस्टली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, ये इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करते हैं। सो कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन दी मोल्टन और एक्वस स्टेट, नॉट इन दी सॉलिड स्टेट, नो फ्री आयन। सीधी सी बात है, जब आप इनको पानी में डाल दोगे या जब आप इनको पिघला दोगे तो इनके जो आयंस है वो फ्री टू मूव है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट में आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, दैट्स व्हाई दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। याद रखिएगा, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स, नो फ्री आयन। सीधी सीधी सी बात है, कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं, इनके अंदर बिल्कुल भी फ्री आयंस नहीं होते हैं, देयर आर नो फ्री आयंस इन दी कोवेलेंट कंपाउंड्स। अच्छा, ये भी जो बात हो रही है ना, जनरली पुअर कंडक्टर्स, नो फ्री आयंस, ये नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात हो रही है। कौन सा? नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात हो रही है, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो आपके आयंस में नहीं टूटते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। आयोनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मोल्टन स्टेट में, जब आपने उनको पिघला दिया, या एक्वस स्टेट में, यानी कि जब आपने उनको पानी में डाल दिया, क्योंकि वहां पे आयंस आर फ्री टू मूव। सॉलिड स्टेट में आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, सो दैट्स व्हाई दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गया? ये सारे पॉइंटर आपको समझ में आ गए जी। अच्छा, ये वाली बात अगर आपको मैं समझाऊं, है ना, इस चीज को आप थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा समझना। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, अगर मैं बात करता हूं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड की, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स जैसे फॉर एग्जांपल HCl एक्वस, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्या करता है? कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो याद रखिएगा कि वो बात किसकी कर रहा है। अगर वो बोल रहा है नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, तो आपके दिमाग में होना चाहिए नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बिकॉज आयंस में डिसोसिएट नहीं करते। बट इफ वी हैव पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दे कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई? बिकॉज दे डिसोसिएट इनटू आयंस, बिकॉज दे डिसोसिएट इनटू आयंस एंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि आयंस में टूट जाते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्या बात है भैया, मजा आ गया, डन है। तो ये हो गया आए भैया, यहां तक होता है आपका चैप्टर खत्म। अब जल्दी से करते हैं प्रीवियस ईयर के सवाल। आ जाओ मेरे राजा, जल्दी से मेरे राजा बेटा, मेरी रानी बेटी, आ जाओ, प्रीवियस ईयर के सवाल करेंगे। स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। H2O यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नॉन मेटल्स। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, मेटल एंड नॉन मेटल। बताओ नॉन मेटल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। अरे वाह भैया। मेटल नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड। अरे वाह भैया, सीधी सी बात है, नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड और मेटल नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड। क्या बात है। दूसरा सवाल, आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर डेड स्टेट। कौन सी स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे? बताओ कौन सी स्टेट में? सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। फ्यूज्ड मतलब मोल्टन स्टेट। फ्यूज्ड का मतलब क्या होता है? फ्यूज्ड मींस मोल्टन स्टेट। फ्यूज्ड मींस मोल्टन स्टेट। फ्यूज्ड स्टेट या मोल्टन स्टेट का मतलब होता है पिघली हुई स्टेट, और एक्वस स्टेट का मतलब होता है पानी में डाल दिया। दोनों केसेस में आयंस में टूट जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। याद रखिएगा, सॉलिड स्टेट में आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, तो मेक श्योर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना, डन। गिव अ रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। व्हाई दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट? बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये 5 नंबर का सवाल था, जिसका ये पहला पॉइंटर है ना, ऐसे 5 पार्ट्स और थे, इसके अलावा 4 पार्ट्स और होंगे, तो ये एक नंबर का है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आयंस के बीच में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए हमें काफी ज्यादा
यहां पर हीट देनी पड़ती है इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, ताकि ये सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आए और फर्दर लिक्विड से वेपर स्टेट में जाए। समझ में आया? हाँ, थोड़ा सा चिल्ला के बोल रहा हूं ताकि नींद में हो तो नींद उड़ जाए, ध्यान रखना। चलो, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर, सीधी सी बात है, बैड या फिर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। Which of the following is a common characteristic of a covalent compound? जल्दी से बताइए इसमें से कौन सी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है? हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यस, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है आयोनिक कंपाउंड्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं कंपाउंड्स। एग्जिस्ट एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं? ये एग्जिस्ट करते हैं एज आयंस, यानी कि कौन सा? कैटायन एंड एनायन। ये कैटायंस और एनायंस के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करते हैं। और ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं? दे एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स, दे एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स। आयोनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट एज आयंस, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल के तौर पे इसको आप समझ भी लीजिए, इसको ऐसे देखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर NaCl की बात करूं तो Na1 प्लस Cl1 माइनस, Na1 प्लस Cl1 माइनस, है ना, Na1 प्लस Cl1 माइनस, आयंस के फॉर्मेट में। अच्छा, अगर इसकी बात हम करते हैं, H2O, 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 तो मेरे दोस्त ये क्या हो जाएगा? ये कोवेलेंट कंपाउंड है, दे एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल है। आयोनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट एज आयंस, आयंस, समझ में आया? आयोनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट एज आयंस, दैट इज कैटायंस एंड एनायंस। कोवेलेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल 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 मॉलिक्यूल। समझ में आ गया जी? समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वन फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, इसको बोलते हैं वन फॉर्मूला यूनिट। ये एक फॉर्मूला यूनिट, ये एक फॉर्मूला यूनिट, ये एक फॉर्मूला यूनिट, ये एक मॉलिक्यूल 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 मॉलिक्यूल, ठीक है। चलो, डन है। अच्छा, ये तीसरा पॉइंट, ऑलवेज सॉल्युबल इन वाटर। क्या कोवेलेंट कंपाउंड हमेशा पानी में सॉल्युबल होंगे? नहीं होंगे। मोस्टली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, पर कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स लाइक हमारे पास जो है शुगर है, वो पानी में सॉल्युबल हो जाती है, एसीटोन पानी में सॉल्युबल हो जाता है। सो देयर आर सम एक्सेप्शंस, बट सारे के सारे पानी में सॉल्युबल नहीं होंगे। कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इट इज इन द मोल्टन स्टेट? नो। डन। ये कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक तो नहीं थी ना, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते ही नहीं है, चाहे किसी भी स्टेट में हो, है ना। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखिए, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ऑलरेडी डन। ये आप देख लीजिएगा पीछे, है ना, या नोट्स डाउनलोड करेंगे तो आप वहां पे देखना, ऑलरेडी डन। ये चीज मैंने अच्छे से समझा दी आपको। उसके बाद, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम ऑफ हाइड्रोनियम आयन। अब हाइड्रोनियम आयन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैंने समझाया। लोन पेयर भी मैं आपको बता चुका हूं। लोन पेयर क्या होता है? वो जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करे। Those valence electrons which do not participate in the bond formation and remain in the non-bonded state are called as lone pair of electrons। यानी कि वो pair of electrons, यानी कि वो valence electrons किसी भी एलिमेंट के जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, नॉन बॉन्डेड स्टेट में रहते हैं, these are called as lone pair of electrons। ये मैंने आपको अच्छे से अभी सिखा दिया था। डन है। अब मैं आपको होमवर्क में 2 सवाल दे रहा हूं, ठीक है ना। ये सवाल मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में, प्लीज इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना, और ये सवाल भी दे रहा हूं और इसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना है। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। तो मेरे दोस्तों, अगर मजा आ गया है तो जल्दी से एक बार आए भैया का नारा लगा देना कि सुनील भैया बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा सुनील भैया आपसे पढ़ के। तो जरूर से कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ड्रॉप करना। और अगर अभी तक मेरे को ज्वाइन नहीं करा मेरे टेलीग्राम चैनल पे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और जैसा मैं कहता हूं, हमेशा कहता हूं कि आपके प्यारे बड़े भैया सुनील भैया साथ हैं, #SB साथ है। याद रखना, जिंदगी में कोई साथ हो ना हो, सुनील भैया तुम्हारे साथ हैं, और ये प्लेटफॉर्म जो है फिजिक्स वाला का, ये भी तुम्हारे साथ है। तो चलिए, SB साथ है, PW साथ है। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।